हेलो एवरीवन, मेरा नाम सचिन केवाल है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल द एग्जाम इन लाइफ पर। और हम सभी डिस्कस कर रहे हैं सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम के पीवाईक्यूज जो पार्ट बी से रिलेटेड है, प्रोफेशनल स्किल्स से रिलेटेड है। और इस सीरीज में हम 2024 से 2009 तक के सभी एग्जाम डिस्कस करेंगे और अभी तक हम 2012 से 2024 तक के एग्जाम डिस्कस कर चुके हैं, जो आप प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज हम एसी एलडीसी के 2010-11 में हुए एग्जाम को डिस्कस करेंगे, पार्ट बी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द नेशनल टी सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम हैज बीन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट। तो जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, यह अर्ली वार्निंग सिस्टम है टी सुनामी के लिए और यह हैदराबाद में लोकेटेड है। यह है इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद। तो यहाँ हमारा ऑप्शन एक सही जवाब होगा और यह 25 कंट्रीज को कैटर करता है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के अंडर फंक्शन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएसएफ कैन बी कॉल्ड फॉर इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज ऑन द ऑर्डर्स ऑफ। तो सीएसएफ को इंटरनल सिक्योरिटी की ड्यूटीज के लिए बुलाया जा सकता है और यह सीएसएफ रूल्स 2001 में प्रोविजन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीएसएफ को इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बुला सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 नाउ नोन एज एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है, द एक्ट अप्लाइज टू द वर्कमैन ऑफ फैक्ट्रीज, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्क एंड नॉट टू दोज ऑफ प्लांटेशंस। और सेकंड स्टेटमेंट है, इन द केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट द कंपनसेशन कैन गो अप टू 20 lakhs डिपेंडिंग ऑन द एज एंड वेजेज ऑफ द वर्कमैन। तो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, जो हमारी मिनिमम कंपनसेशन प्रोवाइडेड फॉर परमानेंट डिसेबलमेंट वह 1,40,000 रुपीज़ तक होता है, ना कि 20 lakhs। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है स्टेटमेंट वह गलत हो जाएगा। और एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इंक्लूड करता है प्लांटेशन वर्कर्स को भी अपने स्कोप में, और यह एक्ट अप्लाई होता है एम्प्लॉय वर्किंग इन वेरियस हजार्डियस इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग फैक्ट्रीज, माइंस, डॉक्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड प्लांटेशन। तो यहाँ पे हमारे दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे और ऑप्शन डी सही होगा, नाइदर 1 नॉर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है बॉम्ब डिटेक्शन बॉम्ब पिट, सेकंड एक्सेस कंट्रोल स्मार्ट कार्ड, थर्ड स्टाफ गेट ऑपरेशनल एरिया और डी सिक्योरिटी होल्ड एरिया कैबिन बैगेज। और मैं आप सभी को बता दूं 2009, 2010, 11 और 2012 की आंसर की अवेलेबल नहीं है और यह सभी एग्जाम हम अपना रिसर्च और नॉलेज से हैंडल करेंगे। और जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, बॉम्ब डिटेक्शन के लिए बॉम्ब पिट का यूज़ नहीं किया जाता। बॉम्ब पिट यूज़ होती है बेसिकली बॉम्ब को कंटेन करने के लिए, कैरी करने के लिए, तो बॉम्ब डिटेक्शन में उसका यूज़ नहीं होता। तो हमारा यहाँ ऑप्शन ए सही जवाब होगा। एक्सेस कंट्रोल के लिए स्मार्ट कार्ड यूज़ किया जाता है, स्टाफ गेट ऑपरेशनल एरिया पर ड्यूटी करते हैं और सिक्योरिटी होल्ड एरिया में कैबिन बैगेज का चेकिंग होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, P pawned his watch to Z and takes it out of Z's possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, which is the offense, if any, committed by P। तो pawn का जो बेसिकली मतलब होता है वह होता है गिरवी रखना होता है किसी उधार उठाने के लिए। जब हम किसी चीज़ को, किसी कीमती वस्तु को हम रखते हैं, गिरवी रखते हैं, तो उसके लिए यह वर्ड यूज़ किया जाता है। तो P ने अपनी वॉच रखी Z के पास और बिना Z के कंसेंट के उसको वापस ले लिया और कुछ पे भी नहीं किया उसे। तो यह ऑफेंस बेसिकली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, जिसमें हमने मिसयूज किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है प्रॉपर्टी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए सेफ हाउस मींस। हमारे ऑप्शन है, ए हाउस वेयर वीआईपी कैन लिव विद सेफ्टी, ए हाउस वेयर वीआईपी इज रश्ड इन एन इमरजेंसी, ए हाउस वेयर सिक्योरिटी गार्ड्स हैव बीन पोस्टेड। तो ए सेफ हाउस डिफाइन करता है कि जब वीआईपी को इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो वह सेफ हाउस में ले जाए जाते हैं ताकि उनकी जान को खतरा ना हो, उन्हें बचाया जा सके। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ए हाउस वेयर वीआईपी इज रश्ड इन एन इमरजेंसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एन ऑफिसर ऑफ ए कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट टू अरेस्ट वाई एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई अरेस्ट जेड, ए कैन सेड टू बी लाइबल फॉर। तो ए जो है वो ऑफिसर है जो कोर्ट में है और वो आदेश देते हैं कि वाई को अरेस्ट करना है। तो आफ्टर इंक्वायरी जेड को समझ लिया जाता है वाई और जेड को अरेस्ट कर दिया जाता है। तो यह कैसा ऑफेंस होगा? तो यह ऑफेंस होगा द ऑफेंस ऑफ रोंगफुल कन्फाइनमेंट, जिसमें गलती से जेड को अरेस्ट कर लिया गया है वाई समझकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए फाइंड्स एन आरबीआई बियरर बॉन्ड अमाउंटिंग ऑफ 50,000 बिलोंगिंग टू बी, ए प्लेजेज इट विद द बैंक फॉर 2 months टू सिक्योर ए लोन फॉर 30,000 एंड आफ्टर 2 months ही रिटर्न इट टू बी, ए इज कमिटेड। तो ए ने बेसिकली क्या किया है कि आरबीआई के जो बॉन्ड है 50,000 के अमाउंट के, जो कि बी के बॉन्ड है, उनको प्लेज पर रखकर बैंक से लोन लिया 30,000 का और फिर 2 महीने के बाद में उन्होंने वो पैसे चुका दिए। तो ए ने कैसा ऑफेंस कमिट किया है?
तो यह क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस होगा जिसमें ए ने किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को अपने फायदे के लिए यूज किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स नोइंग दैट वाई इज सफरिंग फ्रॉम एन एनलार्ज्ड स्प्लीन गिव्स हिम ए माइनर ब्लो, द स्प्लीन बर्स्ट एंड वाई डाइज एज ए कंसिक्वेंसेस, द ब्लो इज नॉट लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ ए हेल्दी पर्सन, व्हाट ऑफेंस इफ एनी एक्स कमिट्स। तो एक्स को पता है, एक्स ने यह जानते हुए कि वाई किसी बीमारी से सफर कर रहे हैं, यह जानते हुए ऐसा किया, तो यह ऑफेंस मर्डर कमिट किया जाएगा और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए sought the aid of B with the intention of committing a theft of the property of B's master. B with the knowledge, the consent of his master and for the purpose of procuring A's punishment aided A in carrying out his object. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पर चोरी ए ने किया है बी से एड लेकर, तो यहाँ ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। ए इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। बी को थेफ्ट का गिल्टी नहीं माना जाएगा क्योंकि बी सिर्फ एड प्रोवाइड कराता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन इन केस ऑफ वर्क इंजरी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है, इफ द इंजरी डज नॉट रिजल्ट इनटू डिसेबलमेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 days द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे एनी कंपनसेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, इफ द इंजरी इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ड्रंकन और ड्रग्ड स्टेट ऑफ वर्कमैन द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे एनी कंपनसेशन। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ द इंजरी डज नॉट रिजल्ट इनटू डिसेबलमेंट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 days द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे एनी कंपनसेशन। तो नॉट एक्सीडिंग 3 days और यह प्रोविजन है कि जो 3 दिन से ज़्यादा का होगा, मोर देन 3 days होगा, उनको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। इफ द इंजरी इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ड्रंकन और ड्रग्ड स्टेट ऑफ वर्कमैन द एम्प्लॉयर इज नॉट लाइबल टू पे, तो यह भी सही होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई इज रेड लाइट यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग डेंजर सिग्नल। तो रेड लाइट को क्यों यूज़ किया जाता है डेंजर सिग्नल देने के लिए। तो जैसा कि हम पहले वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, जो चीज़ें हम देख सकते हैं, जो चीज़ें हम परसीव करते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम को डिनोट करते हैं विबग्योर, जिसमें जो रेड कलर है उसका फ्रीक्वेंसी कम होता है और जो वायलट है इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है। वायलट से अगर हम राइट की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर अल्ट्रा वायलट, फिर एक्स रेज, फिर गामा रेज ऐसे डिवाइड है, और अगर नीचे देखेंगे तो इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स, तो ऐसे नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। तो रेड कलर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम का सबसे कम फ्रीक्वेंसी रेड कलर का होता है, जिससे कि रेड कलर जो है ज़्यादा स्कैटर नहीं होता और बड़ी दूर से भी रेड कलर को देखा जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रेड लाइट इज स्कैटर्ड लीस्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैंडम फ्रिस्किंग मीन्स। तो रैंडम फ्रिस्किंग बेसिकली यूज होता है जब हम 3, 4 या 5 आदमी को में से एक आदमी को चेक करें, जो कि हम पहले भी PYQs में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रिस्किंग ऑफ यंग पर्सन यह गलत होगा। फ्रिस्किंग ऑफ बैड लुकिंग पर्सन यह तो बिल्कुल गलत होगा। फ्रिस्किंग आफ्टर द स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो यह भी गलत होगा। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा, फ्रिस्किंग ऑफ एवरी 3rd और 4th पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन ए नाइट विजन एपरेटस। तो यह आप लोग भी बता सकते हैं, जैसा कि हमने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्कस किया है। तो जो विबग्योर होता है, रेड कलर सबसे कम लीस्ट होता है, जिससे दूर से भी उसे देखा जा सकता है, रात में भी देखा जा सकता है। तो नाइट विजन जो ऑपरेटर्स होते हैं उनमें बेसिकली रेड कलर से इधर इंफ्रारेड है, जो इंफ्रारेड वेव्स यूज होती हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव की तरह क्या यूज किया जाता है। तो ग्रेफाइट बेसिकली एक कोल का या कार्बन का एक रूप होता है, एक कार्बन का फॉर्म होता है जो कि सॉफ्ट होता है और क्रिस्टल होता है। हम जो पेंसिल यूज करते हैं उनमें भी ग्रेफाइट यूज होता है, तो यह एक्सप्लोसिव तो नहीं होगा। मर्क्यूरिक ऑक्साइड भी एक्सप्लोसिव नहीं होगा और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यह भी एक्सप्लोसिव नहीं होगा। नाइट्रोग्लिसरीन यहाँ पर एक लिक्विड होता है और यह एक्सप्लोसिव की तरह यूज हो जाता है। यह इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि यह एक्सप्लोसिव की तरह यूज होता है और यह डायनामाइट बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है और हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि जो जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यह बेसिकली चेयरपर्सन होते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के। तो ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस यह गलत होगा। सोशल वर्कर्स यह भी गलत होगा। एनी सीटिंग जज यह भी गलत होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और यह और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अभी हाल ही में 30 दिसंबर 2024 में जो है चेयरपर्सन वो चेंज हुए हैं और अभी करंट वी रामा सुब्रमण्यम NHRC के चेयरमैन हैं। तो जो करंट से रिलेटेड अपडेट्स है वह भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए स्टेटमेंट मेड बाय एन एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी इज एडमिसिबल एज कन्फेशन व्हेन।
तो हम यह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पुलिस कस्टडी में जो स्टेटमेंट एक्यूज्ड देते हैं वह जनरली कन्फेशन नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसा एज्यूम किया जाता है कि पुलिस ने जोर जबरदस्ती डरा धमका के उनसे यह कन्फेशन कराया है। लेकिन अगर उस कन्फेशन से रिलेटेड जो आइटम्स है, जो चीज़ें हैं, उनका डिस्कवरी होता है या जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्कवरी होता है, तो वह कन्फेशन सच माना जाता है, सही माना जाता है। द एक्यूज्ड एडमिट्स हिज गिल्ट डायरेक्टली, तो यह नहीं होगा। इट लीड्स टू द रिकवरी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ क्राइम, तो यह सही जवाब होगा। Any police officer may, without an order from a magistrate, arrest any person who has been concerned with any cognizable offence, who possesses any implement of housebreaking, who obstructs a police officer in the execution of his duty। तो कोई पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को विदाउट एन ऑर्डर अरेस्ट कर सकता है, विदाउट एन वारंट। यह जब कोई कोग्निजेबल ऑफेंस हो तब कर सकता है, और जब यह ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा हो किसी पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी के दौरान तब कर सकता है। तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पर सही नहीं होगा। हु पोजेसेस एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, कि अगर वह कोई भी इम्प्लीमेंट या कोई भी टूल्स लिए होगा हाउस ब्रेकिंग जिससे घर को तोड़ा जा सके, ब्रेक किया जा सके, तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि यह कोई लॉजिकल बात नहीं है कि किस चीज़ से घर को तोड़ा जाए। और यह नॉर्मल घरों में भी हो सकता है कि घर को तोड़ने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई टूल, कोई इंप्लीमेंट रखा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जेड वॉलंटरीली सेट्स द हाउस ऑफ वाई टू फायर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो यह मिसचीफ होगा, क्योंकि जेड ने कोई भी अपना बेनिफिट नहीं किया है और उसने सिंपली वाई को लॉस किया है, उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रोड ओपनिंग पार्टी डज द फॉलोइंग। तो एक रोड ओपनिंग पार्टी क्या करती है? वह बेसिकली किसी भी कन्वॉय के जाने से पहले रोड पर कहीं जो आईडी वगैरह या कुछ भी रोड पर ऐसा थ्रेटफुल है तो उसको क्लियर करती है, साफ करती है। तो पेट्रोल्स द रोड ऑन ए व्हीकल, पेट्रोल्स द रोड ऑन फुट, क्लियर्स जैम ऑन द रोड, गेट्स डिप्लॉयड ऑन ए स्ट्रेच ऑफ रोड टू प्रिवेंट एन एम्बुश। तो बेसिकली ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, कि वह कोई एम्बुश न लगाया हो रोड पर, यह चेक करे, यह इंश्योर करे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर कैरेज इंस्पेक्शन सिस्टम इज यूज्ड टू। तो अंडर कैरेज जो इंस्पेक्शन सिस्टम है वह किस लिए यूज़ किया जाता है? हमारा पहला ऑप्शन है चेक डिफेक्ट्स इन द अंडर कैरेज ऑफ ए व्हीकल। दूसरा ऑप्शन है टू इंस्पेक्ट द अंडर कैरेज ऑफ ए व्हीकल फ्रॉम एंटी सबोटेज एंगल, तो यह अप्रोप्रिएट होगा। टू फोटोग्राफ द अंडर कैरेज ऑफ ए व्हीकल, तो ऑप्शन बी यहाँ पर अप्रोप्रिएट होगा और सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर डिप्लॉयड एज द इंचार्ज ऑफ ए प्लाटून गार्डिंग द पैरामीटर ऑफ एन एयरफील्ड टू लोकेट एनी सस्पिशियस मूवमेंट टुवर्ड्स योर पैरामीटर एट नाइट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स नोटेड बिलो वुड यू सेलेक्ट। तो अगर रात में हमारी पैरामीटर वॉल पर ड्यूटी है और कोई सस्पिशियस मूवमेंट है तो हम वहाँ पर नाइट विजन डिवाइस का यूज़ करेंगे, जो कि अप्रोप्रिएट होगा। टॉर्च लाइट का भी कर सकते हैं, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट होगा कि हम नाइट विजन डिवाइस रखें। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज अप्लाइड। तो बेसिकली जो एस्टोपल वर्ड है वह यूज़ किया जाता है कि कोई जो पहले हमने स्टेटमेंट दिया है उससे इनकार ना करे। मतलब अगर मैं CSF टर्मिनोलॉजी में कहूँ तो होस्टाइल वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। यह एक लीगल वर्ड है एस्टोपल, और यह केवल सिविल केसेस में होता है कि हमने अगर कोई पहले स्टेटमेंट दिया है तो हम वह स्टेटमेंट बदले नहीं, हम उसे इनकार ना करें, हम उसी स्टेटमेंट को अफर्म करें। क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल केसेस में जोर जबरदस्ती दबाव से स्टेटमेंट चेंज भी होते हैं, किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गार्डिंग एन एयरफील्ड इन एन इंसर्जेंसी अफेक्टेड स्टेट, व्हाट विल यू इंश्योर फॉर सिक्योरिंग द पैरामीटर। तो अगर आप किसी इंसर्जेंसी अफेक्टेड जो स्टेट है वहाँ पर एयरफील्ड की सिक्योरिटी के लिए जाते हैं तो आप क्या इंश्योर करेंगे कि पैरामीटर वॉल को सिक्योर करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए? तो बार्ब वायर फैंस इलेक्ट्रीफाइड, बार्ब वायर फैंस एंड इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स, बार्ब वायर विद फ्लड लाइट्स। तो वैसे तो सभी ठीक है कि बार्ब वायर का यूज़ करेंगे और नॉर्मली यह यूज़ किया भी जाता है पैरामीटर वॉल की सिक्योरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर होगा वो होगा बार्ब वायर फैंसेज विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसेज, ताकि अगर कोई पैरामीटर वॉल के अंदर घुसने की कोशिश करे तो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स के थ्रू यह मैसेज पास हो जाए और सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट हो जाए टाइम रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इम्यूनिटी ऑफ प्रिविलेज कम्युनिकेशन इज अवेलेबल टू। तो बेसिकली जो सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट है वह डील करता है मैरिटल अफेयर से, और यहाँ पर जो इम्यूनिटी जो प्रिविलेज प्रोवाइड कराए जाते हैं वह हस्बैंड और वाइफ को कराए जाते हैं। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है एविडेंस एक्ट, और इसके जो बेसिक प्रोविजंस है वह हम देख लेते हैं कि पार्ट 1 में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस है, और पार्ट 2, 3 और हम देखते हैं कि कन्फेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है इंडियन एविडेंस एक्ट में वह 25 to 27 दिए हुए हैं, और कन्फेशन इन पुलिस कस्टडी जो हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं PYQs में वह 26 पार्ट में है, और रिलेवेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाइल इन पुलिस कस्टडी रिकवरी यह सेक्शन 27 में दिया गया है। तो अभी हमने बात किया कि सेक्शन 122 यह कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज जो हस्बैंड वाइफ को दिए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हम ऐसे तैयार रखें किसी भी एक्ट को जो हमारे सिलेबस में है। एविडेंस
एक्ट अभी चेंज हो चुके हैं और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। तो आप भी ऐसे तैयार करें अपने एक्ट्स ताकि आप कम समय में बेहतर इफेक्टिवली यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एज द इंचार्ज ऑफ ए कंपनी गार्डिंग द पैरामीटर ऑफ एन एयरफील्ड इन एन इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया विच वेपन यू सेलेक्ट फॉर पर्सनल वेपन। तो अगर हम किसी इंसर्जेंसी अफेक्टेड एरिया में किसी कंपनी के इंचार्ज है और हम पैरामीटर वॉल पर ड्यूटी कर रहे हैं तो कौन सा वेपन चुनना ठीक रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मैं तो चुनूंगा AK-47 क्योंकि सबसे जो बेहतर वेपन है वह AK-47 है। और इंसास नहीं चुनेंगे, SLR भी नहीं चुनेंगे, ना 9mm पिस्टल। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। और यह काफ़ी सब्जेक्टिव है कि कौन किस वेपन को अच्छा समझे, कौन किस वेपन को चुने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन ड्यूटी इन ए बिजी एयरपोर्ट यू आर इन्फॉर्म दैट ए सूटकेस हैज बीन लाइंग अनअटेंडेड नियर ए बेंच। तो एक बिजी एयरपोर्ट है जहाँ पे आपका ड्यूटी है और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक सूटकेस रखा हुआ है किसी बेंच के पास में जो अनअटेंडेड है। व्हाट इमीडिएट एक्शन विल यू टेक प्रिज्यूमिंग दैट इट इज ए बॉम्ब। तो आप क्या एक्शन लेंगे यह प्रिज्यूम करके कि इसमें बॉम्ब है या बॉम्ब हो सकता है। तो आपका फर्स्ट इमीडिएट एक्शन क्या होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अनाउंस थ्रू द पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम गिविंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक एंड आस्किंग द ओनर टू क्लेम इट। तो यह भी हो सकता है, लेकिन और ऑप्शंस देख लेते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा। पहले इस प्रोटेक्टिव सैंडबैग्स अराउंड टू टेक द शॉक ऑफ द एक्सप्लोजन। तो यह भी नहीं करेंगे कि सैंडबैग्स को उठा के ले आए, काफी टाइम कंज्यूमिंग भी हो गए हैं यह जानते हुए कि हम यह प्रिज्यूम कर चुके हैं पहले ही कि इसमें बॉम्ब है। लिफ्ट द बैग एंड टेक इट टू द सेफ एरिया, यह भी हो सकता है। इन्फॉर्म सुपीरियर ऑफिसर्स, इन्फॉर्म भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें इमीडिएट एक्शन की तो इमीडिएट एक्शन क्या होगा। इमीडिएट एक्शन इन्फॉर्म सुपीरियर्स, सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे, फिर सुपीरियर आएंगे, फिर जाके बैग को देखेंगे, तब तक हो सकता है बैग में बॉम्ब हो, वो ब्लास्ट हो जाए। तो यह इमीडिएट एक्शन तो नहीं होगा। बताना जरूरी है, बताएंगे भी, लेकिन इमीडिएट एक्शन यह नहीं होगा कि सुपीरियर को इन्फॉर्म करेंगे। तो अब हमारा ऑप्शन ए और सी बचते हैं। अनाउंस थ्रू पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, अगर हम पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम पे अनाउंस करेंगे और तो पब्लिक में भगदड़ भी मच सकती है और हो सकता है कि बिजी एयरपोर्ट है जैसा कि बताया गया है, तो स्टैम्पीड का भी केस हो सकता है वहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा कि बैग को उठा के किसी सेफ एरिया में ले जाएंगे और उसके बाद उसको BDDS को हैंड ओवर कर देंगे या फिर सुपीरियर्स को उसके बारे में इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद कर सकते हैं कुछ भी, अनाउंसमेंट भी कर सकते हैं ताकि किसी का बैग हो तो वह क्लेम करने आ जाए उसके ओनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर डिटेल्ड टू गार्ड द पैरामीटर ऑफ द पार्लियामेंट एज ए स्पेशल केस। ए कार विद ए कार पास फॉर द पार्लियामेंट ड्राइवर्स अप, देयर आर 4 पैसेंजर्स विद द ड्राइवर। द MP सिटिंग इनसाइड पॉइंट्स टू द कार पास एंड डायरेक्ट्स यू टू लेट हिम पास, व्हाट विल यू डू। तो आप पार्लियामेंट की सिक्योरिटी में हैं, गेट पर आपका ड्यूटी है, एक कार आई है जिसके पास कार का पास है और उसमें ड्राइवर के साथ 4 आदमी और है, 4 पैसेंजर और एक जिनमें से MP है। और MP आपको हाथ से इशारा करके कहते हैं कि कार का पास की तरफ कि हमें जाने दो, तो आप क्या करोगे। तो अलाउ द कार टू गो इन, जनरली ऐसा ही करते हैं हाँ कि कार को जाने दे, पर यह सही नहीं होगा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है वो 4 आदमी कोई और हो और उन्होंने जो MP है उसको किसी थ्रेट से या कोई डर दिखाकर ऐसा बुलवाया हो। या चेक द पासिस ऑफ MP एंड ड्राइवर ओनली, MP और ड्राइवर का ही पास चेक करेंगे ओनली, यह भी नहीं होगा क्योंकि 4 पैसेंजर और हैं उनके भी चेक करने होंगे। आस्क द कार टू गो बैक, बैक जाने के लिए भी नहीं बोलेंगे। तो ऑप्शन बी देखते हैं। इंसिस्ट ऑन चेकिंग द पास ऑफ द MP एंड द विजिटर्स पास ऑफ द अदर पैसेंजर्स एंड द ड्राइवर। तो हम इंसिस्ट की जगह पे अगर रिक्वेस्ट होता तो और बेहतर होता कि रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी अपने पास चेक कराएं इंक्लूडिंग ड्राइवर एंड पैसेंजर्स। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा, एप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर गार्डिंग द पैरामीटर ऑफ एन एयरफील्ड इन एन इंसर्जेंट एरिया, द ग्राउंड आउटसाइड द पैरामीटर इज ब्रोकन एंड अनडुलेटिंग, कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द टेरेन विच ऑफ द वेपन नोटेड बिलो यू विल इंटेंड टू गार्डिंग द पैरामीटर। तो फिर यह काफ़ी सब्जेक्टिव होता है कि किस वेपन को यूज़ करेंगे इंसर्जेंट अफेक्टेड एरिया में। तो लाइट मशीन गन भी यूज़ किया जा सकता है, 51mm मोटार, हैंड ग्रेनेड, सेल्फ लोडिंग राइफल। तो एटलीस्ट जो मिनिमम होगा, जैसे बताया है कि इंसर्जेंट अफेक्टेड एरिया है और हम पैरामीटर की सिक्योरिटी पर हैं, तो सेल्फ लोडिंग राइफल तो नेसेसरी है कि होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक मिनिमम। और एटलीस्ट सेल्फ लोडिंग राइफल तो होनी चाहिए कि हर राइफल को हर राउंड फायर करने से पहले लोड ना करना पड़े। यहाँ पर लाइट मशीन गन का भी यूज़ किया जा सकता है। तो यह काफ़ी सब्जेक्टिव होता है कि कौन किस वेपन को अच्छा समझे, लेकिन जैसा कि हमारे पास आंसर की नहीं है तो हम सही तो नहीं बता सकते UPSC ने क्या ठीक समझा होगा। पर मैं यहाँ ऑप्शन ए को ठीक समझता हूँ कि लाइट मशीन गन होना चाहिए और ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर डिटेल्ड फॉर इलेक्शन ड्यूटी इन ए नक्सल अफेक्टेड फॉरेस्टेड एरिया, देयर इज इन्फॉर्मेशन दैट द डर्ट रोड आर माइंड, व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक इन मूविंग टू प्लेस ऑफ द डिप्लॉयमेंट। तो आप किसी नक्सल अफेक्टेड एरिया में इलेक्शन ड्यूटी पर गए हो और आपको पता है कि रोड पे आगे माइंस भी हो सकते हैं, तो आप क्या प्रिकॉशंस लोगे। ऑप्शंस देखते हैं। डिटेल द ROP एंड चेक फॉर लैंड माइंस IEDs बिफोर मूविंग। तो यह भी ठीक होगा कि हम जो रोड ओपनिंग पार्टी है उसको डिटेल करे कि वह जाके देखे कि कहीं पे एम्बुश तो नहीं है, कोई लैंड माइंस IED कहीं पर हमारे रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। आस्क द स्टेट गवर्नमेंट टू क्लियर द एरिया फर्स्ट बिफोर मूविंग। तो यह भी सही हो सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना इतना काम है, वह आपके लिए ऐसा करेंगे। तो हम मोस्ट अप्रोप्रिएट देखेंगे। मूव इन ए माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल,
तो यह भी हो सकता है कि कोई माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल हम यूज़ करें जाने के लिए। आस्क द आर्मी टू क्लियर द रोड, यह तो गलत होगा कि आर्मी को बुलाया जाएगा उसके लिए रोड क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे अप्रोप्रिएट, इंक्लूसिव और सबसे होलसम जो आंसर है वह ऑप्शन ए होगा, डिटेल द आरओपी एंड चेक फॉर द लैंडमाइंस आईडीज बिफोर मूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएसएफ एक्ट अलाउज इट टू गेट इंडक्टेड इनटू, तो ओनली पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज, ओनली प्राइवेट एंटरप्राइज। तो सीएसएफ एक्ट जो है वो बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स में अलाउ करते हैं। और अगर बिल्कुल बेसिक्स में देखें तो सीएसएफ एक्ट 1968 भी अलाउ करते हैं प्राइवेट इंडक्शन के लिए, और वह तब अलाउ करते हैं जब प्राइवेट जो कंपनीज है वह रिक्वेस्ट करें इंडक्ट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सीएसएफ एक्ट इट इज ए वॉच एंड वार्ड एजेंसी मेंट फॉर प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी सपोज्ड टू गिव सिक्योरिटी कंसल्टेंसी। तो यह सभी हो जाएंगे इसमें कि वॉच एंड वार्ड एजेंसी भी है और कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कराते हैं और एम्प्लॉय को भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एविएशन सिक्योरिटी इंप्लाइज फॉलोइंग एरियाज। तो एविएशन सिक्योरिटी जो है वह किन एरियाज में, सिक्योरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर, सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट। तो यहाँ ज़्यादा होलसम है एयरपोर्ट पैसेंजर एंड एयरक्राफ्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल बॉडी स्कैनर्स और यूज्ड फॉर। तो फुल बॉडी स्कैनर्स यूज होते हैं नाइफ पिस्टल्स डिटेक्ट करने के लिए, एक्सप्लोसिव डिटेक्ट करने के लिए, ड्रग्स डिटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव के लिए फुल बॉडी स्कैनर्स यूज किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेटर पॉइंट सेकेंडरी चेकिंग इज डन एट एन एयरपोर्ट बाय सीआईएसएफ, लोकल पुलिस, होमगार्ड्स। तो यह हम पहले भी पीवाईक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं कि जो एयरलाइन सिक्योरिटी होती है वह लेटर पॉइंट या सेकेंडरी चेकिंग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। सीआईएसएफ जो है वह फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, फर्स्ट चेकिंग करते हैं, और सेकेंडरी चेकिंग के लिए एयरलाइन सिक्योरिटी रहती है स्टाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोट वायर सिस्टम इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी एट, तो डिपार्चर एंट्री, स्टाफ गेट, सिक्योरिटी होल्ड एरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब होगा। टोट वायर सिस्टम जो है वो पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है और वह पैरामीटर वॉल की सिक्योरिटी के लिए यूज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैंड बैगेज इज स्क्रीन एट द एयरपोर्ट्स बाय। तो जो हैंड बैगेज है वह स्क्रीन किए जाते हैं, वह सीएसएफ के द्वारा स्क्रीन किए जाते हैं, और चेक इन करने के बाद जब हम बोर्डिंग गेट्स की तरफ मूव करते हैं तो एक सिक्योरिटी चेक आता है जो सीएसएफ करता है, वहाँ पे हैंड बैगेज का चेकिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट एनडीएमए, एविएशन सिक्योरिटी बीसीएस, कार्गो स्क्रीनिंग सीआईएसएफ, पैरामीटर सिक्योरिटी पीआईडीएस। तो यहाँ पर जो कार्गो स्क्रीनिंग सीआईएसएफ है ऑप्शन सी, ये सही जवाब होगा, क्योंकि जो कार्गो स्क्रीनिंग होती है वह एविएशन सिक्योरिटी करते हैं और सीआईएसएफ जो है वो फर्स्ट लेयर का सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। और ऑप्शन बी भी यहाँ पर कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि एविएशन जो सिक्योरिटी है काफ़ी ब्रॉड टर्म है और यह किस प्रीफिक्स में यूज़ किया गया है वह नहीं माना जाता। वैसे बीसीएएस नेट एविएशन सिक्योरिटी प्राइवेट प्रोवाइडर होता है। एविएशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न है बीसीएएस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और बीसीएएस बेसिकली स्टैंडर्ड जो सेट करता है एविएशन सिक्योरिटी के और मॉनिटर करता है उन स्टैंडर्ड्स को, प्लानिंग करता है सिक्योरिटी के लिए और एनफोर्स करता है। तो बीसीएएस काफ़ी ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन है और एविएशन सिक्योरिटी भी ब्रॉड टर्म है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ में जाएंगे, यह बिल्कुल सही है। और पैरामीटर सिक्योरिटी पर जो पीआईडीएस पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी और सी में कन्फ्लिक्ट होगा और सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे जो कि मोर अप्रोप्रिएट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआईएसएफ चेक्स टिकट्स एंड आई कार्ड्स एट द डिपार्चर एंट्री ऑफ एन एयरपोर्ट 2। तो सीआईएसएफ जो टिकट्स आई कार्ड चेक करते हैं वह किस लिए करते हैं, कैच द टेररिस्ट। तो बेसिकली वह आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं और कोई ऐसा पर्पज़ नहीं होता कि वह टेररिस्ट को पकड़ लें। डिटेक्ट ए पर्सन कैरिंग एक्सप्लोसिव, तो ऐसा भी पर्पज़ नहीं है कि आई कार्ड देकर किसी का यह बताया जा सकता है कि वह एक्सप्लोसिव कैरी कर रहा है। टू स्टॉप एंट्री ऑफ रिलेटिव्स ऑफ पैसेंजर, ऐसा यह भी गलत होगा कि उनकी एंट्री को रोकने के लिए जो रिलेटिव्स है पैसेंजर है वे तो वैसे भी बाहर रह जाते हैं। तो यह आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है और हम यहाँ ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे कि कोई भी पूरी तरह अच्छी तरह कोई भी परिभाषित नहीं कर रहा है कि टिकट्स और आई कार्ड्स को किस लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहेवियर डिटेक्शन इज ए मेथड ऑफ कैचिंग टेररिस्ट बाय द स्टडी ऑफ हिज लुक्स, हिज स्पीच, हिज बॉडी लैंग्वेज। तो बिहेवियर डिटेक्शन में सभी चीज़ें आ जाएगी और ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही जवाब हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरे मशीन्स डिटेक्ट्स एन एक्सप्लोसिव थ्रू। तो जो एक्सबिस जो मशीन है वह एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट करता है कैसे, स्मेल ऑफ एक्सप्लोसिव। तो यह सही नहीं होगा, यह गलत होगा। द थिकनेस ऑफ एक्सप्लोसिव में भी द वायर्स अटैच टू द एक्सप्लोसिव, तो ऐसा तो नहीं होता कि वायर अटैच होती है। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। बेसिकली तो एक्सरे जो मशीन है वह जो डिफरेंट डेंसिटीज़ होती है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स होते हैं एक्सप्लोसिव के, तो उन्हें के थ्रू डिटेक्ट करता है। और थिकनेस भी माना जा सकता है, थिकनेस और डेंसिटी सेम मीनिंग रखते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो मेटल डिटेक्टर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल्स पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबवर्जन इज अंडरस्टूड एज सेंडिंग ए टेररिस्ट टू कोज हार्म। तो यह नहीं होगा। प्लांटिंग ए बॉम्ब, यह भी सबवर्जन। रेजिंग एंटी मैनेजमेंट स्लोगन्स, नन ऑफ द अबव। तो सबवर्जन होता क्या है बेसिकली, जैसा कि हमने कल भी बात किया कि सबवर्जन में ओवरथ्रो करते हैं, जो इस्टेब्लिश्ड जो सिस्टम है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। और जो एक प्रक्रिया है, जो एक गवर्नमेंट है या
जो भी अथॉरिटी है उसको ओवरथ्रो करने की कोशिश करते हैं। तो रेजिंग एंटी मैनेजमेंट स्लोगन्स यह भी सबवर्जन का एक रूप हो सकता है, लेकिन क्लियर जो है कोई भी पूरी तरह डिफाइन नहीं करता, तो ऑप्शन डी भी सही हो सकता है। तो हमारे पास जैसा आंसर की नहीं है तो हम यहाँ पे चुन सकते हैं, यहाँ पे गैस कर सकते हैं, एजुकेटेड गैस कि कौन सा ऑप्शन ज़्यादा क्लोज होगा, अप्रोक्सीमेट होगा। तो सबवर्जन के लिए मैं यहाँ पे सजेस्ट ऑप्शन डी ही ठीक होगा, क्योंकि क्लियरली मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसे डिफाइन नहीं कर रहा है सबवर्जन को। रेजिंग एंटी मैनेजमेंट स्लोगन्स हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबोटेज इन एन एंटरप्राइज इम्प्लाइज। सबोटेज का मीनिंग क्या होता है? किसी फाइट बिटवीन एम्प्लॉइज, यह गलत होगा। सबोटेज बेसिकली जो होता है वो हार्म और डैमेज जो किया जाता है प्लांट में किसी प्रॉपर्टी को, और यह इंटेंशन के साथ किया जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा, कॉजिंग फिजिकल हार्म टू द प्लांट बाय लीगल मीन्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीएसएफ इज इन चार्ज ऑफ मेट्रो रेल सिक्योरिटी एक्ट। 2007 में जो दिल्ली मेट्रो में सीएसएफ का इंडक्शन हुआ है, और यह एग्जाम हमारा 2010-11 का है, तो उस टाइम के अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो सीएसएफ इन चार्ज ऑफ मेट्रो रेल सिक्योरिटी एट दिल्ली। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम मीन्स, तो यह भी सब्जेक्टिव टर्म है। इंटीग्रेटेड मीन्स होता है कि डिफरेंट जो लिम्स है एडमिनिस्ट्रेशन के, मिनिस्ट्रियल है, फायर है, वह सब ये कोऑर्डिनेशन में काम करें, इंटीग्रेटेड होकर सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। और ऑप्शन देख लेते हैं। वेयर सिक्योरिटी फोर्स इज ऑनेस्ट, यह नहीं होगा। वेयर सिक्योरिटी गैजेट्स टू द मोस्ट वर्क, वेयर मिनिमम मैन पावर इज यूज्ड, नन ऑफ द अबव। तो इंटीग्रेटेड का एक मीनिंग यह भी होगा कि मैन पावर को कम से कम यूज़ किया जाए और ज़्यादा जो है वह सिक्योरिटी गैजेट्स का यूज़ किया जाए। जैसे यूज़ करते हैं इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम, जहाँ पर बेसिकली जो कंट्रोल रूम होते हैं सीएसएफ के, वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम होते हैं। वैसे मैं यहाँ ऑप्शन डी सजेस्ट करूँगा। इंटीग्रेटेड का मतलब जो होगा कि सभी जो है एक यूनिट की तरह काम करे, एक दूसरे का सहयोग करे, इंटीग्रेटेड होकर काम करें। लेकिन ऑप्शन बी और सी में भी चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि इंटीग्रेटेड वर्ड काफ़ी सब्जेक्टिव है यहाँ, तो यह डाउटफुल स्टेट में ही रहेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम इज वेयर मैक्सिमम कंट्रोल इज थ्रू मैन पावर, मैक्सिमम कंट्रोल इज थ्रू सिक्योरिटी गैजेट्स। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। सिक्योरिटी पॉइंट्स आर कंट्रोल्ड बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर एंड गैजेट्स साइमल्टेनियसली। तो यह इंक्लूसिव होता है कि मतलब एक सेक्शन को डिस्कस किया मैनेजमेंट कंट्रोल थ्रू मैन पावर, दूसरा सेक्शन अलग रखा मैनेजमेंट कंट्रोल थ्रू सिक्योरिटी गैजेट्स, और यह इंक्लूसिव होगा, दोनों को एक साथ में लेने वाला स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एंटरप्राइज सीएसएफ इज इन चार्ज ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी एंड पर्सनल प्रोटेक्शन, सबोटेज, क्राइम। तो बेसिकली किसी भी एंटरप्राइज में सीएसएफ जो है ऑल ऑफ द अबव, सभी जो एंटरप्राइज के अंदर की जो सभी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, सबोटेज, क्राइम है, वो सभी सीएसएफ हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय एस्पोनेज इन एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग इट इज एम्प्लॉयड। तो टेकिंग आउट प्रीशियस मेटल्स गलत। एस्पोनेज बेसिकली जासूसी होती है जिसमें इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज किया जाता है। लीकिंग पर्सनल सीक्रेट्स ऑफ द मैनेजमेंट, तो यह भी गलत होगा। लीकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स, यह पोटेंशियल हो सकता है कि इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स। लीकिंग डिटेल्स ऑफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, तो यह मोर अप्रोप्रिएट होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैट डाउन फ्रिस्किंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज ओवर मेटल डिटेक्टर। तो मेटल डिटेक्टर यूज़ करते थे और पैट डाउन फ्रिस्किंग उससे किन चीज़ों में बेहतर है, क्या उनसे बेहतर एडवांटेज दे सकते हैं? तो ऑप्शन 1 है इट डिटेक्ट्स लिक्विड एक्सप्लोजिव ऑल्सो। तो यह भी पोटेंशियल हो सकता है, क्योंकि मेटल डिटेक्टर मेटल की चीज़ें डिटेक्ट करते हैं, और अगर किसी के पास लिक्विड एक्सप्लोसिव है तो पैट डाउन फ्रिस्किंग अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इट कैन डिटेक्ट ड्रग्स ऑल्सो, तो यह भी पोटेंशियल हो सकता है कि जो मेटल डिटेक्टर है वह ड्रग्स को डिटेक्ट करें। इट इज़ मेडिकली सेफ। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट देखना है, तो इन दोनों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा? तो मैं ऑप्शन बी को ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानूंगा कि इट कैन डिटेक्ट ड्रग्स ऑल्सो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो बॉम्ब डिस्पोजल, डॉग्स, एक्सप्लोजिव, ईटीडीएस, होल्ड बैगेज रिकन्सिलिएशन, सीएसएफ, प्राइवेट इंडस्ट्री। तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी सब्जेक्टिव है और यह नहीं समझा जा सकता कि ये किस पर्सपेक्टिव में इनको यूज़ कर रहे हैं। सीएसएफ प्राइवेट इंडस्ट्री को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो यह ऑप्शन सही होगा। होल्ड बैगेज रिकन्सिलिएशन, तो होल्ड बैगेज को यूज़ किया जाता है रिकन्सिलिएशन के लिए, यह भी सही होगा। बॉम्ब डिस्पोजल भी किया जाता है डॉग्स के थ्रू, और आजकल तो रोबोट डॉग्स है जो कि बॉम्ब डिस्पोजल के लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं, तो यह भी सही जवाब होगा। एक्सप्लोसिव ईटीडीएस, ईटीडीएस क्या होता है? एक्सप्लोसिव ट्रेस या ट्रैक डिवाइस होता है ईटीडी, जो कि हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन ईटीडीएस ऐसा कोई नहीं होता डिवाइस, और तो ऑप्शन बी यहाँ पर नोट करेक्ट होगा कि ऐसा कोई एक्सप्लोसिव के लिए डिवाइस हो। लेकिन अगर यह इसे ईटीडी मानते हैं तो ईटीडी डिवाइस होता है कि कोई ट्रेस छूटा हुआ हो एक्सप्लोसिव का, तो वह माइन्यूटली जो है एक बार चेक कर दे, उसके लिए ईटीडी डिवाइस होता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शंस यह नहीं डिसाइड किया जा सकता कि किस लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि डॉग जो है बॉम्ब डिस्पोजल डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा सकते हैं, स्निफर डॉग्स वगैरह, लेकिन अभी जो रोबोट्स डॉग्स में बताया वह डिस्पोजल के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। लेकिन यह क्वेश्चन 2010 और 11 के है, तो काफ़ी सब्जेक्टिव होगा कुछ भी कहना।
और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि आंसर की हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ए और बी में से कोई भी ऑप्शंस हो सकते हैं, वह डिपेंड करता है कि किस परसेप्शन से, किस सोच के साथ में इन क्वेश्चंस को, इन ऑप्शंस को फ्रेम किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु परफॉर्म्स क्लोज प्रोटेक्शन ड्यूटी इन वीआईपी सिक्योरिटी। तो वीआईपी सिक्योरिटी में जो क्लोज होते हैं प्रोटेक्शन में, वह कौन परफॉर्म करते हैं? तो एस्कॉर्ट, हाउस गार्ड, पीएसओ। तो तीनों ही जो है सीएसएफ के साथ क्लोज प्रोटेक्शन के साथ में ड्यूटी करते हैं, क्योंकि अगर हम देखें कि वाई जो सिक्योरिटी है, जो प्रोटेक्टी है, वह भी होमगार्ड्स यूज़ करते हैं, और 8 उसमें टोटल नंबर होता है, और 1 या 2 पीएसओ या गार्ड के साथ में बाकी और होमगार्ड्स होते हैं, 1 या 2 कमांडोज होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर इलेक्शन ड्यूटी पैरामिलिट्री फोर्सेस फंक्शन अंडर द कमांड ऑफ। तो इलेक्शन ड्यूटी में जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वह किसके कमांड के अंडर ड्यूटी करते हैं? तो इलेक्शन कमीशन तो होता ही है, लेकिन अगर इमीडिएट कमांड देखें तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के कमांड के अंडर वह ड्यूटी करते हैं। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टिप्स थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम। तो थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम जो है वह फेक इमेज जनरेट करते हैं एक्स20 में, और वह इमेज जनरेट करते हैं थ्रेट ऑब्जेक्ट की, जो थ्रेटफुल ऑब्जेक्ट है उनका फेक इमेज जनरेट करते हैं। तो रियल इमेज नहीं होगा, यह तो गलत हो जाएगा, और यह दोनों कंफ्यूजिंग है। प्रोजेक्शन ऑफ फेक इमेज इन एक्स20 मशीन, क्योंकि फेक इमेज तो करते हैं, और प्रोजेक्शन ऑफ इमेज ऑफ थ्रेट ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन किसके सेंस में यूज़ किया है? नो वन नोज। तो यहाँ पर मतलब मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन बी हो जाएगा कि फेक इमेज एक्स20 मशीन में जनरेट करते हैं, थ्रेट इमेज प्रोजेक्शन सिस्टम, लेकिन यह थ्रेटफुल ऑब्जेक्ट की इमेज करते हैं जनरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज बायोमेट्रिक सिस्टम यूज। तो फिंगरप्रिंट, पाम प्रिंट, आइस प्रिंट सभी बायोमेट्रिक सिस्टम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज पीआईडीएस परमिट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज्ड। तो जो परमिट है, यह बेसिकली पेरीमीटर जो इंट्रूजन सिस्टम है के लिए यूज होता है, परमिट इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, और यह ब्रीड केबल यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब होगा। ब्रीड केबल जमीन के नीचे लगाया जाता है, और उसमें सेंसर्स होते हैं कि कोई भी अगर क्रॉस करे तो अलार्म हो और हम जान पाए कि कहाँ पर इंट्रूजन की कोशिश की जा रही है। प्रेशर मैकेनिज्म भी होता है केबल में, कि जहाँ पर ज़्यादा प्रेशर आए तो अलार्म बजेगी, और जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वह जान पाएगी कि कहाँ से इंट्रूजन का कोशिश किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बूम बैरियर इज यूज्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस, एक्सेस कंट्रोल ऑफ ह्यूमन एंड व्हीकल्स। बेसिकली तो बूम बैरियर व्हीकल्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन होलसम स्टेटमेंट होगा कि ह्यूमंस और व्हीकल्स दोनों के लिए यूज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाच टावर इज प्रोवाइडेड एट एन एयरपोर्ट टू। वाच टावर एयरपोर्ट पर किस लिए प्रोवाइड किए जाते हैं? तो वॉच द बर्ड्स ऑन द रनवे। तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा कि रनवे पर जो बर्ड्स हैं उनको देखने के लिए वाच टावर लगाए जाते हो। टू एंश्योर दैट कार्गो इज नॉट स्टोलन, टू स्ट्रेंथन पेरिमीटर सिक्योरिटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एप्रोप्रिएट है, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्राइम एंड इंटेलिजेंस विंग ऑफ ए सीआईएसएफ यूनिट इज मेंट फॉर कैचिंग द क्रिमिनल्स। तो मे बी प्रोवाइडिंग यूनिट लेवल इंटेलिजेंस टू द ऑफिसर। तो यह भी हो सकता है, अटेंडिंग टू मिसलेनियस टास्क गिवन बाय सीनियर ऑफिसर्स। ये तो करते ही हैं, लेकिन यह सही नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट क्राइम, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज एंड इंट्रा यूनिट एक्टिविटीज। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, प्रोवाइडिंग यूनिट लेवल इंटेलिजेंस टू ऑफिसर्स। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद रेफरेंस टू द क्लोजर ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑन क्लोजिंग डाउन द वर्कमैन shall be paid compensation equivalent to 15 days average pay for every completed year of continuous service on part thereof in excess of 6 months। तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जब क्लोज किया जाता है तो जो कंपनसेशन है वह 15 दिन की सैलरी के इक्विवेलेंट का कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाता है, और यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 25 में दिया हुआ है ऐसा। और द प्रोसीजर फॉर क्लोजर इज नॉट सिमिलर टू द प्रोसीजर ऑफ ले ऑफ। तो यह भी ठीक है कि दोनों सिमिलर नहीं है, क्योंकि क्लोजर में कंप्लीट क्लोज डाउन करते हैं, कंप्लीट क्लोज डाउन करते हैं, और ले ऑफ में क्या करते हैं? टेम्परेरी सस्पेंशन करते हैं। ये टेम्परेरी कुछ टाइम के लिए सस्पेंशन करते हैं, तो दोनों अलग है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, और थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं सभी को डिस्कशन अच्छा लगा होगा, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी सब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, तो वह हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। और मैंने सभी क्वेश्चन पूरा रिसर्च के साथ में, और जितना बेहतर से बेहतर ट्राई हो सकता था उतना बेहतर ट्राई किया है, आपको ये एनालिसिस करके दिया जाए। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए ताकि मुझे फीडबैक मिले कि मैं अच्छा कर रहा हूं या मैं और क्या सुधार कर सकता हूं। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम 2009 का एग्जाम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।